नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से जुड़ा अपना फेवरेट शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई तमाम खबरें एक तरह से पूरे हफ्ते का राउंड अप लेकर आते हैं और एक्सपर्ट्स के जरिए उसका हर खबर का हम लोग यहाँ पर विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। आज भी ये क्रम जारी रहेगा। कई सारी बड़ी खबरें हैं और उन सभी खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोर्स के सीईओ मोहित मित्तल सर। सर, ग्रेट टू हैव यू बैक ऑन द शो and I wish you a very happy new year. Happy New Year, Abhishek ji, and to the viewers, and thank you so much for inviting me again. थैंक यू सो मच सर। सर, आपसे चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा देख लेते हैं कि ऑन द शो में कौन कौन सी खबरें हैं जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो इस साल कैसा रहेगा प्रॉपर्टी का बाजार, ये खबर पहली होगी। उसके बाद यानी कि इसमें क्या होगा आउटलुक, ये समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराना होगा आसान, कहां पर और क्या ये व्यवस्था की गई है, उसको भी हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। फिर जानेंगे कहां 25% तक के सस्ते मिलेंगे फ्लैट्स। अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको भी हम लोग यहां पर जानेंगे। इसके बाद फिर जानेंगे जमीन का रिकॉर्ड अपडेट कराने की नई पहल कहां की गई है, क्या होगा नया सिस्टम, इससे किससे फायदा होगा, ये भी समझेंगे। और आखिर में जानेंगे पार्किंग विवाद खत्म करने के लिए नया नियम क्या लाया गया है। बहुत आम परेशानी है तो उसको एड्रेस करना बेहद ज़रूरी है और इसके साथ भी कई सारी और खबरें भी होंगी, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। साल 2025 में भारत के टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री की कुल वैल्यू करीब 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो साल 2024 से लगभग 6% ज्यादा है। लेकिन घरों की संख्या में यहां पर कमी दर्ज की गई है। रियल एस्टेट सर्विसेज फर्म एनारॉक की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2025 में देश में कुल बिके घरों की संख्या 14% कम होकर 3,95,625 यूनिट्स हो गई है, जो कि 2024 में 4,59,645 यूनिट्स थी। इसके पीछे प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतें, आईटी सेक्टर में छटनी और भू राजनीतिक तनाव वजह रही हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेपो रेट कट होने से होम लोन सस्ते होने की उम्मीद से साल 2026 में खरीदारों को बड़ा फायदा मिल सकता है। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि नए साल पर घरों की कीमतों में किस तरह का आप रुझान देख रहे हैं, क्या है आपका आउटलुक एक तरह से? देखिए, जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है वो स्टेबल टू माइल्ड पॉजिटिव है। मतलब आप देखोगे लास्ट ईयर 2025 का डेटा देखोगे तो सेल्स वैल्यू बढ़ रही है लेकिन यूनिट में कमी आई है। इसका मतलब ये हुआ कि पीपल लुकिंग फॉर नॉट क्वांटिटी, लुकिंग फॉर द क्वालिटी एंड नो ड्रिवन, लोकेशन ड्रिवन लोग हो चुके हैं। लोगों को काफी लग्जरी प्रॉपर्टी ज्यादा ड्रिवन हो चुकी है, इसलिए सेल्स वैल्यू बढ़ चुकी है हमारी। और 2026 में हम देखें तो आपको ज्यादा रेट बढ़ते हुए देखेंगे। 2026 में स्टेबिलिटी मिलेगी लोगों को। अगर रेपो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आरबीआई रेपो रेट कम करती है तो अफोर्डेबिलिटी सेक्टर में काफी अच्छा डिमांड आएगा। लेकिन हाँ, अगर हम देखें जो प्राइम 2 टियर सिटीज 3 टियर सिटीज से बात करें तो रेट वहां अभी बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन हाँ, जैसे जो कनेक्टिविटी वाले सेक्टर से, एग्जांपल नोएडा एक्सप्रेस वे, द्वारका एक्सप्रेस वे, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ एक्सटेंशन रोड, यहाँ पर आपको कीमतें थोड़ी बढ़ेगी। इसका रीजन है डिमांड सप्लाई। यहाँ डिमांड काफी ज्यादा आ रही है आईटी कॉर्पोरेट की वजह से। जैसे आपने कहा आईटी के अंदर काफी छटनी भी हुई है, तो फिलहाल मैं बताऊं आईटी के अंदर छटनी तो हुई है लेकिन वो सेक्टर्स में हुई है जो ओवरऑल केपीओज एंड बीपीओ सेक्टर्स के अंदर है। ओवरऑल देखोगे आप, जो हाई एंड एमएनसी कंपनीज है उनकी नेटवर्थ बहुत बड़ी है, काम बहुत बड़ा है। तो वहां पर मुझे लगता है इन जो बड़े अच्छे शहर है, बड़े शहर 2 टियर 1 सिटीज, वहां पर रेट मुझे कम होते दिखते नहीं है ना। रेट मुझे लग रहे हैं कि स्टेबल रहेंगे, थोड़ा रेट बढ़ेंगे डिमांड के हिसाब से। लेकिन हाँ, बाकी शहरों की अगर बात करूं, स्टेबिलिटी है यहाँ पर मार्केट में। डिमांड 2025 एंड नवंबर दिसंबर की बात करें, थोड़ा डिमांड की कमी आई है। लेकिन साल की शुरुआत की बात करूं, जनवरी 2026 की बात करूं मैं, तो पिछले 7 दिन के डेटा अगर बात करूं, 7 दिन के डेटा के अंदर भी क्लाइंटों का रुझान बढ़ा है सेल्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। और मुझे लगता है 2026 मंगल का साल है, तो आई थिंक सूर्य का साल है। सूर्य के साल में आई थिंक बहुत अच्छा पॉजिटिव रहेगा मार्केट और काफी अच्छा रेट बढ़ेगा प्रॉपर्टी के अंदर। सर, आपने ये ज़रूर बताया कि मतलब कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी के रेट जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आपने इसका उदाहरण भी दिया है यहाँ पर। सर, अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। पिछला साल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि हमारे जो रिपोर्ट्स में आई उसमें भी बोला गया कि सेल्स वैल्यू तो बड़ी थी लेकिन नंबर ऑफ यूनिट जो थे वो यहाँ पर कम हुए थे। अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से सर क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कहाँ पर अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर दिख सकती है, किन शहरों में या किन सिटीज़ में? सर, एफोर्डेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के स्टेप्स। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था शो में कि जब तक गवर्नमेंट इसको स्टेप नहीं लेगी एफोर्डेबिलिटी नहीं आएगी। जिस एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जो डीडीए जीडीए लॉन्च करती है, नोएडा अथॉरिटी लॉन्च करती है, उनमें रेट्स की बढ़ोतरी आपको मिल रही है।
जब उनके फ्लैट रेट ऑफ नहीं होते हैं तब जाके वो रेट कट करते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद ही स्टेप नहीं लगे अफोर्डेबिलिटी में और अफोर्डेबल लैंड्स नहीं प्रोवाइड करेगी डेवलपर्स को, जब तक प्राइवेट सेक्टर्स हाउसिंग के अंदर अपना रोल नहीं निभाते हैं, जहां पर अफोर्डेबल ईसीएस फ्लैट या एलआईजी फ्लैट लॉन्च नहीं करेंगे, तब तक यहां पर अफोर्डेबिलिटी नहीं आ सकती है। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्लाइंट्स है उनको भी अब लग्जरी चाहिए। जो भी इंसान प्रॉपर्टी खरीदने आता है उनको लग्जरी और बड़े फ्लैट चाहिए अब। सर इस साल अगर जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं नए घर खरीदने की, उनके लिए सर आपकी क्या सलाह रहेगी अभी? आई थिंक एनसीआर में की बात करें तो एनसीआर क्या बेंगलोर पुणे की बात करें, जहां पर अगर आप प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो तो उनके रेट आपको स्टेबल मिल सकते हैं। कम होते तो मुझे दिख नहीं रहे, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं है। हाँ, जो बढ़ोतरी है लग्जरी प्रॉपर्टी में वो इस साल बहुत कम होगी कॉम्पेयर टू लास्ट ईयर। और जो घर खरीदार है वो सोच समझ के फैसला ले, हड़बड़ी में फैसला ना ले। कई बार क्या हड़बड़ी में फैसला लेते हो आप लोग, अपने आप देखो होम लोन की ईएमआई पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और जो पंडित है प्रॉपर्टी पंडित के कहने पर 10% 20% अमाउंट दे की और प्रॉपर्टी रीसेल हो जाएगी, आपका अप्रिशिएशन मिल जाएगा, उस जहां से फंसना नहीं चाहिए इंसान को। तो कुछ बातें भी यहाँ पर रेड फ्लैग्स भी हैं, उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने का या फिर घर खरीदने का यहाँ पर आप फैसला लें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को भी परिवार के सदस्यों के नाम सिर्फ 5,000 रुपये स्टैंप ड्यूटी देकर रजिस्टर्ड किया जा सकेगा। पहले ये छूट केवल आवासीय और कृषि संपत्तियों के लिए ही थी। इससे परिवार के बीच प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आसान, रास्ता और ट्रांसपेरेंट जो हो सस्ता और ट्रांसपेरेंट होगा। पहले संपत्ति की मार्केट वैल्यू के बेसिस पर 5 से 7% से ज्यादा स्टैंप ड्यूटी देनी होती थी, लेकिन अब चाहे संपत्ति कितनी भी मूल्य की हो, कितनी भी महंगी हो, कितनी सस्ती हो, दान गिफ्ट डीड पर मैक्सिमम 5,000 रुपये स्टैंप ड्यूटी लगेगी। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ने मंजूर किया है और इससे पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में खर्च जो है वो कम होगा। सर इस आदेश की सरकार को क्यों जरूरत पड़ी है? क्या लग रहा है इसके पीछे की मंशा क्या रही है उनकी? देखिए, हाई स्टैंप ड्यूटी की वजह से फैमिली जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी वो अक्सर डिले होती थी और काफी इनफॉर्मल वे से होती थी। सरकार को पता तो था कि होता है, लेकिन काफी इनफॉर्मल वे से होती थी, डिले होती थी। इससे राजस्व में कोई फायदा होता नहीं था। लेकिन 5,000 के मूल्य की वजह से आज वो चीजें लीगलाइज हो जाएगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर लीगल हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और 5,000 केस पे जेन्युइन फैमिली ट्रांसफर आसान और एफोर्डेबल रहेगी। और गवर्नमेंट की आशा ये है कि चीजें हैजल फ्री करें ताकि लोग व्यापारिक लोगों को दिक्कत ना आए। हासिल फ्री होगी और व्यापारिक लोगों को भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। और परिवार के अंदर ही जब ये क्योंकि और काफ़ी दिक्कत होती थी पहले, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन अब जब 5,000 रुपये की स्टैंप ड्यूटी से ही कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होगी उसको ट्रांसफर करने की ये फैसिलिटी दी गई है, तो फिर काफ़ी यहाँ पर सहूलियत मिलती हुई दिख सकती है। सर इस फैसले से किन लोगों को आप मोस्टली देख रहे हैं कि फ़ायदा होता दिख सकता है? सर इससे सबसे ज्यादा फायदा पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और फैमिली रन बिजनेस जो चलाते हैं, जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन है, उनको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि इससे रिलीफ है, ये सरकार बिजनेस फैमिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सेकंड जनरेशन में अपना बिजनेस ट्रांसफर कर पाएंगे। आज की डेट में बिजनेस जो एग्जांपल मेरे फादर चला रहे थे, ग्रैंडफादर चला रहे थे, उनके नाम पर मुझे अपने नाम पर ट्रांसफर करना है, तो उस पर बहुत दिक्कतें परेशानी थी। वो चीजें मुझे लगता है काफी ज्यादा आसान हो जाएगी अब। तो आसान होने की उम्मीद है और हैसल फ्री यहाँ पर ये जो फैसिलिटी लाई गई है उससे हैसल फ्री ट्रांसमिशन होने की भी यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है। चलिए अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। यहाँ पर घर या प्लॉट खरीदने की योजना अगर आप बना रहे हैं तो एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी सेक्टर को रफ्तार देने और लंबे समय से अनसोल्ड सरकारी फ्लैट्स और प्लॉट्स को खरीदार तक पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। यूपी के सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद में मौजूद अनसोल्ड फ्लैट्स और प्लॉट अब 25% तक कम कीमत पर खरीदे जा सकेंगे। कुल मिलाकर यूपी में सस्ते फ्लैट और प्लॉट खरीदने का यह सुनहरा मौका उन लोगों के लिए खास है जो लंबे समय से सही कीमत और सेफ निवेश का इंतजार कर रहे थे। सर क्यों घटानी पड़ गई ऐसी कीमतें और क्या अब खरीदारों को वाजिब दाम वाकई में मिल पाएंगे प्रॉपर्टी के, जो बहुत समय से सोच रहे थे? वाकई में मेरी, अगर आप लास्ट ईयर की बात करो तो लास्ट ईयर से चाहता था गवर्नमेंट इस स्टेप ले, और ये बहुत अच्छा, सारे ने बहुत अच्छी मतलब एप्रिसिएशन वाली चीज है योगी सरकार की जो उन्होंने किया। देखिए, पहली बात तो ये, जो सरकार फ्लैट बनाती है वो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज में जाती है। अनसोल्ड इन्वेंट्रीज का मतलब ये हुआ कि वो उसका मेंटेनेंस और होल्डिंग कुछ बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट को जेब से पैसा देना पड़ रहा है उसका आज की डेट में। सेकंड चीज, इन्वेंट्री बना के बिक ही नहीं रहा, तो इन्वेंट्री का फायदा क्या है? सरकार तो रहेगी नहीं फ्लैटों के अंदर, आम लोगों को खरीदना है, आम लोग को खरीद नहीं पा रहे थे। तो आई थिंक पहली प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, अब उसका मूल्य मार्केट के प्राइस में आ चुका है। वो वाकई वो सरकारी फ्लैट का जो प्राइस होना चाहिए उस फ्लैट के प्राइस में आया, और सरकार चाहती है जो अनसोल्ड इन्वेंटरीज है वो उसकी सोल्ड हो जाए।
और इससे बेटर प्राइसिंग और वैल्यू फॉर मनी चीज मिलेगी क्लाइंट को। अब मैं चाहता हूं कि आज के दिल्ली एनसीआर के जो आम इंसान जो फ्लैट नहीं खरीद पा रहे उनके लिए सरकार ने बहुत अच्छा एक न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। न्यू ईयर गिफ्ट कहा जा सकता है। और सर कई बार देखा भी गया है दूसरे, मतलब ये तो सिर्फ यूपी की बात हो गई, डीडीए में भी ऐसी एक तरह से दिक्कत आई थी, तो वहाँ पर भी ये ऐलान किया गया था कि इसको जल्दी से जल्दी इन्वेंट्री को सोल्ड आउट किया जाए, इसके लिए फैसिलिटीज़ लाई गई थी और कई स्कीम्स भी लाई गई थी। और मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल में भी शायद मेरे ख्याल से एक फैसला ऐसा लिया गया था। सर इस पूरी दोहरी चीज़ों को अगर देखें तो सरकारी फ्लैट्स के लिए बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्यों लग रहा है सर ऐसा? देखिए, गवर्नमेंट को पहली बात है ऑब्जेक्टिव यही है अनसोल्ड इन्वेंट्री सेल करना, हाउसिंग डिमांड को रिवाइव करना। आज के डेट में सरकारी फ्लैट का कोई आदमी इंसान को कोई वो जैसे डीडीए के पहले स्कीम्स आते थे ना, मुझे आज भी पता है कि लोग 5-5 6-6 लोग है ना वो लॉटरी भरते थे, मतलब 1 लाख फ्लैट है तो 10 लाख लोगों का आवंटन आ जाता था। लेकिन वो आवंटन की चीजें बदल चुकी है, तो गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि अफोर्डेबल फ्लैट्स को एक अच्छे लोगों जो आम इंसान है उनको फ्लैट पहुंचे, चीजें मिले, और जो प्रमोट करे इनके गवर्नमेंट को अपने इलेक्शन में फायदा होगा। ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को भी फायदा होने वाला है चीजों से। सरकार को भी और फायदा होगा। मार्केट में ओवरऑल लिक्विडिटी काफी इंप्रूव होगी, इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत घुसेगा इसके अंदर। ओके, तो कई सारे फायदे हो सकते हैं यहाँ पर, सरकार को तो खैर होगा ही होगा, और आम जनता जिसके लिए अफोर्डेबिलिटी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर फायदा मिल सकता है, क्योंकि सस्ते घर यहाँ पर मिलेंगे। सर एनसीआर में तो आग लगी हुई है यहाँ पर एक तरह से अगर देखा जाए, तो फिर उस लिहाज से अगर यूपी के दो शहरों को देखा जाए, नोएडा और गाजियाबाद, वहाँ के लिहाज से सर क्या लग रहा है कि रिस्पॉन्ड अच्छा मिलेगा यहाँ पर? देखिए, गवर्नमेंट ने देखा, आपने देखा होगा नोएडा में लॉन्च नहीं किया स्कीम, ये गाजियाबाद में स्कीम लॉन्च किया है। गवर्नमेंट को पता है नोएडा में तो आग लगी हुई है एयरपोर्ट की वजह से और फिल्म सर सिटी की फैसला वजह से, मेरे ख्याल बाकी से ओवरऑल वैसे यूपी के लिए आया हुआ था, और गाजियाबाद में इसकी यहाँ प्लानिंग की जा रही है, लेकिन नोएडा में मेरे ख्याल से आगे चल पहली के पहला फेज अलग अलग गाजियाबाद सिटीज की प्लानिंग है। है। जी जी गाजियाबाद प्लानिंग किया उन्होंने, ओवरऑल किया है। जी। क्योंकि नोएडा के अंदर बिकी जाता है, नोएडा में अभी भी अगर लास्ट ईयर की बात करूं प्लॉटों की आवंटन आई थी यमुना एक्सप्रेसवे में, तो जहां पर 5 4 प्लॉट थे तो 50,000 नहीं 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया। तो यहाँ पर डिमांड ऑलरेडी है। गाजियाबाद ऐसा सेक्टर था जहां पर निवेशकर हो जो एंड यूजर हो चाहते ही नहीं गाजियाबाद, बिकॉज गाजियाबाद एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आईटी सेक्टर्स नहीं है गाजियाबाद के अंदर। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है और काफी इन्वेस्टर्स को क्या एंड यूजर को काफी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। और ओवरऑल रेंटल डिमांड और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को ध्यान रखते हुए ये रख के डिसीजन लिया गया है। और मेरे ख्याल से मार्केट में लिक्विडिटी और गवर्नमेंट की जो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज है उसको होल्ड होगी, और गवर्नमेंट अपने प्रमोट कर पाएगी कि भैया मैंने अफोर्डेबल फ्लैट लेके अपने लिए लेके आया, अफोर्डेबल फ्लैट्स क्लाइंट्स बायर्स को दे पा रहा हूं मैं। चलिए, अल्टीमेटली यहाँ पर जनता को फायदा होता हुआ दिख सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में ज़मीन से जुड़े मामले, पुराने जो बोझिल सरकारी काम अब बहुत ज़्यादा आसान होने जा रहे हैं। अब ज़मीन खरीदने के बाद खतौनी यानी कि ज़मीन का रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना और इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करने जैसे काम के लिए लेखपाल की रिपोर्ट या ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत अब बहुत कम हो जाएगी। सरकार ने इसका डिजिटल सिस्टम बनाया है जिसमें सारी जानकारी और नोटिफिकेशन ऑनलाइन पोर्टल, एसएमएस या व्हाट्सएप पर आएंगे। रजिस्ट्री के बाद नए मालिक का नाम खतौनी पर खुद ब खुद चढ़ जाएगा, जिससे प्रक्रिया तेज़, आसान और पारदर्शी होगी। इसका मकसद लैंड ओनरशिप ट्रांसफ़र और लैंड यूसेज बदलने का प्रोसेस अब ऑनलाइन और सरल तरीके से पूरा करना है, जिससे जनता के समय और पैसा दोनों की बचत हो और भ्रष्टाचार जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो। सर खसरा खतौनी के नाम दर्ज कराना यूपी में कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य भी वैसे यहाँ पर ये है और ऐसी दिक्कतें आमतौर पर देखी गई हैं। सिर्फ हिंदुस्तान की बात करो, यूपी और बिहार दो ऐसे राज्य है जहां पर खसरा खतौनी नंबर काफी ज्यादा डिले प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, पेपर काफी हैवी है। और करप्शन की बात करूं बहुत लो लेवल करप्शन है। अगर हम बात करूं कोई इंसान जाता भी है तो वहां पर आपको क्या ही बताऊं मैं कि जो वहां पर पानी पिलाता है वो बंदा भी घुस खाता है। ऐसे ही मुझे काफी लोगों ने बताया। और गवर्नमेंट का स्टेप काफी अच्छा स्टेप है। और ये नहीं बोल सकते हर आदमी डिपार्टमेंट में करप्शन खाते हैं, लेकिन हाँ पेपर वर्क काफी हैवी होता था और काफी डिले प्रोसेस था उसके अंदर, और अननेसेसरी विजिट कॉमन मैन को बहुत विजिट करनी पड़ती थी। इससे बायर्स के लिए मेजर पेन पॉइंट खत्म किया। और यूपी गवर्नमेंट काफी डिले हो चुकी है ऑलरेडी, काफी सरकारों ने चाहे गुजरात हो चाहे कर्नाटक हो, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज को बहुत अच्छा उन्होंने निभाया। और गुजरात इज अ स्टेट, मैं उसको आइडल बोलूंगा महाराष्ट्र गुजरात को, जो उन्होंने बहुत अच्छा फास्ट मूविंग काम किया है। और अब मैं यूपी सरकार से ये भी बोलूंगा कि यहाँ लैंड ग्रैबिंग एक्ट लगे, जैसे गुजरात के अंदर और तेलंगाना के अंदर लगा हुआ लैंड ग्रैबिंग एक्ट, वैसे भी इस यूपी शहर के यूपी स्टेट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है कि लैंड ग्रैबिंग एक्ट लगे। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर काफी भू माफिया बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अगर हम यूपी और बिहार की बात करें, भू माफिया बहुत ज्यादा है। यहाँ इलीगल प्लॉट बहुत बिकते हैं। यहाँ पर प्लॉट बिकने के बाद भी म्यूटेशन नहीं होती प्लॉटों की,
काफी पेपर वर्क डिले होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपको प्लॉट बेचा गया सेक्टर 148 का और रजिस्ट्री होगी 149 के अंदर। तो ये काफी डिजिटल वर्क से होगा क्या, काफी चीजें सुधरेगी इस चीजों में। तो ऐसे जैसे जो सर ने यहाँ पर ओकेशंस बताए, जो इवेंट्स बताए, उस पर रोकथाम यहाँ पर लगती हुई दिख सकती है। सर कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं जहाँ पर दाखिल खारिज होता है, हो ही नहीं पाता है। मतलब सर क्या ऐसी प्रॉपर्टी में एक तरह से अगर देखा जाए तो पैसा यहाँ पर लगाना चाहिए, निवेश करना चाहिए? सर ये आइडियली नहीं है। म्यूटेशन क्लियर होने पर ना लोन मिलता है, रीसेल और फ्यूचर ओनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। बायर्स को बिना प्रॉपर लैंड वेरिफिकेशन किए बिना प्रॉपर्टी बेचना भी सही नहीं है और प्रॉपर्टी खरीदना भी सही नहीं है। सर इस फैसले से प्रॉपर्टी आप लेने से जी, बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर इस फैसले के बाद क्या लग रहा है कि सर जो तहसील की जो यहाँ पर एक तरह से भूमिका होती है वो यहाँ पर कम होती हुई दिख सकती है? सर भूमिका कम नहीं होगी उनकी, लेकिन हाँ डिजिटल वर्क से आपके पेपर वर्क कम हो जाते हैं। लेकिन वो चीजें तो जो नॉर्मल प्रोसेस है वो हो गई। लेकिन हाँ काफी रिलीफ मिलेगी। जो हर्डल्स है, जो डिलेज है, वो कम हो जाएगी इसमें। हर्डल्स और डिले जो हैं वो यहाँ पर कम होते दिख सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं यहाँ पर कर्नाटक का। सोसाइटी में पार्किंग की समस्या या कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कर्नाटक रेरा जल्द ही एक नया सिस्टम लाने वाली है। इसमें बिल्डर को सेल एग्रीमेंट और अलॉटमेंट लेटर्स में ये डिस्क्लोज करना होगा कि गाड़ी के लिए पार्किंग स्पेस का नंबर, साइज, टाइप और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अभी ये फाइनलाइज होना बाकी है। इससे पहले अक्सर फ्लैट खरीदते समय पार्किंग की जानकारी अनक्लियर रहती थी और लोगों को कब्जा मिलने पर समस्याएं होती थी। अब बिल्डर को ये बताना होगा कि आपको कितने पार्किंग स्पॉट मिलेंगे, वे कहाँ हैं, उनका आकार कितना है और वे खुले हैं या ढके हुए हैं। ये सब समझौते में शामिल किया जाएगा। इससे खरीदारों को गलतफहमी और विवादों से बचने में मदद भी मिलेगी। सर हम लोगों ने कई बार देखा है कि ये जो पार्किंग की समस्या है बहुत आम है, कई बार विवाद हो जाते हैं, गोली वोली भी चल जाती है। इस फैसले के बाद क्या लग रहा है कि सर ये पार्किंग की जो समस्या है वाकई में खत्म हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी? सर देखिए समस्या कभी होती नहीं, खत्म नहीं होती, लेकिन हाँ 99% चीजें खत्म हो जाएगी। उसका रीजन क्या है? आज की डेट में देखोगे पार्किंग, अगर फॉर एग्जांपल आपको एक क्लियरिटी मिल जाए आपको कि मेरी पार्किंग ये है, तो विवाद होते हैं। जैसे गोली, आपने सही बोला, मुझे याद है लाजपत नगर में 3 साल पहले एक फैमिली की एक घटना हुई थी जहां पर गोलीबारी हो गई थी और किसी डेथ भी हो गई थी। और पार्किंग समस्या हिंदुस्तान के रियल एस्टेट में बहुत कॉमन है। तो ऑब्वियसली बात है, सेल एग्रीमेंट में अगर वो क्लियर डिस्क्लोजर है, डिस्प्यूट्स और कंफ्यूजन काफी हद तक कम हो सकती है। और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली होना चाहिए। लेकिन सर और क्या तरीके हो सकते हैं पार्किंग स्पेस को एक तरह से सिक्योर करने के, या फिर खरीदने से पहले उसके पोजीशन की जानकारी को पुख्ता करने के? क्या तरीके और हो सकते हैं इसमें? सर बायर्स को रिटन डॉक्यूमेंट पर लेना चाहिए, एग्रीमेंट के अंदर लेना चाहिए। उसका लेआउट प्लान होना चाहिए, बिकॉज लेआउट सारे सेक्शन होते हैं, बेसमेंट से लेके हर एक लेआउट सेक्शन होता है रेरा के अंदर भी। और जो नक्शे जो अथॉरिटी पास करती है उस पर लिखा होता है पार्किंग कहां पर है। तो आपका पार्किंग नंबर एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, आपका कितना डायमेंशन है वो लिखा होना चाहिए आपका। और ये प्राइवेट पार्किंग या ओनरशिप आपके पास रहेगी, वो सारी चीज रिटर्न में मेंशन होना चाहिए आपका। तो मेरे ख्याल से उसमें डिस्प्यूट्स काफी कम हो जाएगी। सर लेकिन कई बार देखा भी गया है कि अगर बिक्री समझौते में चीज़ें मेंशन हैं कि मतलब यहाँ पर पार्किंग स्पेस आपको मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली बाद में जाके जब प्रॉपर्टी बिक जाती है आपकी, तो फिर बिल्डर ही वहाँ पर थोड़ा सा यू टर्न ले लेता है कि ये नहीं अवेलेबल है यहाँ पर। उस सिचुएशन में सर जो खरीदार है वो क्या कर सकता है, कहाँ पर जा सकता है, क्या कंप्लेंट कर सकता है? तो देखिए मैं कहा जो भी प्रॉपर्टी खरीदोगे, आप कितना भी कर लो, जिसके बिल्डर के मन में नहीं होगा देना, वो नहीं देगा आपको। वो 50 लाख की प्रॉपर्टी लास्ट में एंड ऑफ द डे 60 लाख बना देगा आपको। और उसको देना है 50 लाख में, 50 लाख में देगा। इसलिए सर लीगल रेरा इसलिए तो है, मैं इसलिए बोलता हूँ रेरा की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। रेरा के बाइंडिंग सब कुछ क्लियर है। आप कम से कम रेरा कोर्ट जाइए, रेरा फैसला लेगी आपके खिलाफ, उस बायर के बिल्डर के खिलाफ। लेकिन अगर एग्रीमेंट मेंशन नहीं है तो रेरा भी बेवश है उसके अंदर। अगर कर्नाटका रेरा इन चीजों को लेके आ रहा है, इसका मतलब उनको पता है कितने केसेस उनके पास डेली आ रही है आज। लेकिन रेरा ही अगर इसको इंप्लीमेंट करती है तो बिल्डर कहीं ना कहीं बैकफुट में जाएंगे और चीजें रिजॉल्व होगा सर ये। चलिए रिजॉल्व होती हुई ये दिक्कत जो है यहाँ पर दिख सकती है क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि पार्किंग को लेकर समस्या, जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में बोला, सर भी इस चीज़ से इत्तेफाक रख ही रहे हैं, ये प्रॉब्लम बहुत आम है। लेकिन अब जब ये फैसला आया है तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से हो सकता है कि और भी राज्यों में ये फैसले लाए जाएंगे और वहाँ पर जो ये दिक्कत है, ये विवाद है, वो खत्म होते हुए दिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में सरकारी प्रणाली ई खाता का इस्तेमाल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को डिजिटल और सेफ बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन 6 दिसंबर 2024 से 5 दिसंबर 2025 के बीच 1332 प्रॉपर्टीज़ को गैर कानूनी तरीके से रजिस्टर्ड किया पाया गया है।
इसके बाद सरकार ने 5 सब रजिस्ट्रार अधिकारियों को निलंबित कर दिया क्योंकि उन पर सिस्टम में ई खाता के वाजिब रिकॉर्ड को बाईपास करके रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप है। ये स्कैम डिजिटल रजिस्ट्री सिस्टम की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है और जांच अभी जारी है इसकी। अधिकारियों का कहना है कि सिस्टम को कैसे गलत इस्तेमाल किया गया ये पता अभी लगाया जा रहा है। सर, सरकारी ई खाता सिस्टम, पहली बात तो हमारे दर्शकों को ये समझा दीजिए कि होता क्या है। ई खाता बेसिकली डिजिटल प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड सिस्टम है जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, ओनरशिप का वेरिफिकेशन इजी बनाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉपर्टी ई खाता के अंदर दर्ज है, इसका मतलब उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपको वेरीफाई कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को, उसके हर एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हो ई खाता के द्वारा। और ई खाता में रजिस्ट्रेशन, आप जो स्कैम बोल रहे हो, ये स्कैम आम बात है हिंदुस्तान के अंदर। गवर्नमेंट ने जो स्टैंड डिजिटल से ये फायदा होता है कि आप कोई भी इंसान प्रॉपर्टी खरीदे तो उसको डबल वेरीफाई कराए। डिजिटली तो वेरीफाई करे करे, लेकिन साथ में इसलिए बोलते हैं कंसल्टेंसीज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वकील को आप अपॉइंट कीजिए, एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को अपॉइंट कीजिए, जो भी उस एरिया के एक्सपर्ट है, उस फील्ड के एक्सपर्ट है, उनको अपॉइंट करना इंपॉर्टेंट है। तभी आप इन फ्रॉड और डिले सिस्टम से बच पाओगे। तो ये चीज़ें भी हैं जिसको आप ध्यान रखें। इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान रखें, उसके बाद आप फ्रॉड से यहाँ पर बच सकते हैं। सर, ऑनलाइन सरकारी रिकॉर्ड को खुद जांच अगर करना हो तो कैसे कर सकते हैं, उसका भी कोई ऑप्शन है? सर, ऑनलाइन सारे स्टेट पोर्टल्स के अंदर, बहु खाता के अंदर जो भी होता है, वो हर स्टेट का अपना स्टेट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो। उसमें खसरा खटोली नंबर सब मिल जाएंगे, हर स्टेट के अपने अपने रिकॉर्ड्स है। सेकेंडली, उस डिजिटली वेरीफाई करने के बाद भी आपको मैनुअली वेरीफाई करना चाहिए। क्रॉस चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डबल वेरिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी के मामले में। डबल चेक करना यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट है। कभी भी प्रॉपर्टी लें तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात सरकार शहरी विकास योजना के अंतर्गत बड़े शहरों पर दबाव कम करने के लिए 5 सैटेलाइट टाउन डेवलप किए जाएंगे। इन छोटे बड़े शहरों को 2030 तक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और मेट्रो जैसी ज़रूरतों के साथ डेवलप करने का टारगेट रखा गया है। इसके तहत साणंद, सावली, कल्लोल, बारडोली और हिरासर को चुना गया है, जो कि वहाँ के अलग अलग क्षेत्र हैं। सरकार ने इन टाउन के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए अर्बन प्लानर्स से प्रस्ताव मांगे हैं। सैटेलाइट टाउन एक ऐसा शहर होता है जो किसी बड़े शहर के पास होता है, जहाँ 1 घंटे के अंदर पहुँचा जा सकता है, जिससे लोगों को शहरी सुविधाएं और रोजगार प्रदान हो सकें। इससे मुख्य शहरों में भारी पॉपुलेशन, ट्रैफिक और रिसोर्सेज पर दबाव कम होगा और संतुलित विकास को यहाँ पर बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा। सर, इस तरह के सैटेलाइट टाउन का वाकई में फायदा है? क्या सुविधाएं होती हैं इसमें? सर, वाकई में बहुत फायदा। सैटेलाइट टाउनशिप का फायदा ये है, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होते हैं ये। किसी भी शहर को जो ऑलरेडी डेवलप प्रोजेक्ट है, उसको शहर को डेवलप करना, उसमें नए रोड बनाना और नए चीजें, मेट्रो कनेक्टिविटी देना या नीचे सीवरेज देना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन नए शहरों में अगर ग्रीनफील्ड शहर है वो एग्जाम्पल, तो एक तो बड़े शहरों में काफी ज्यादा प्रेशर कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे आप, लास्ट एनसीआर में जब से मेट्रो कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है, तब से एनसीआर में प्रेशर थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है। लेकिन क्योंकि ये प्लांट, जैसे नोएडा ग्रेटर नोएडा प्लांट सिटी था, लेकिन दिल्ली एक प्लांट सिटी नहीं है, तो वहां प्रेशर बहुत काफी ज्यादा है, लोग काफी ज्यादा है। सैटेलाइट टाउनशिप शहर के, अगर बड़े शहर के पास है, उसका रीजन क्या होता है? एक तो एफोर्डेबल, आपको लैंड एफोर्डेबल रेट पे मिलती है, घर एफोर्डेबल होता है आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है, आपको मेट्रो कनेक्टिविटी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट जोन्स बन जाते हैं और बेसिक अर्बन फैसिलिटीज प्लान की जा सकती है। लेकिन अगर वो एक डेवलप शहर में डेवलप करें तो वहां पर प्लानिंग में काफी दिक्कत आती है। क्योंकि रीजन क्या है सर? जो सुविधा है, गवर्नमेंट सुविधाएं तो बेसिकली जितनी दे सकती उतनी ही देगी ना। अगर ऑलरेडी वो शहर ओवर पॉपुलेटेड हो तो वहां दिक्कतें आएगी। तो मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा स्टेप है गुजरात गवर्नमेंट का। गुजरात हमेशा से अव्वल चलता है, चाहे वो गिफ्ट सिटी की बात करूं, क्या धोलेरा की बात करूं, जो भी वो चीज प्लान कर रही है, इसलिए वो मेरे लिए द नंबर 1 स्टेट गुजरात आज की डेट में इंडिया के अंदर। जिस तरह उनकी प्लानिंग है, जिस तरह वो चल रहे हैं, आई थिंक वहां पर आपको बहुत कम चीजें मिलेगी, पॉलिटिक्स कम मिलेगी आपको। वहां पर काफी रोजगार, बहुत अच्छे रोजगार है। इनफैक्ट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आपको हर स्टेट के लोग मिलेंगे मध्य प्रदेश, गुजरात के अंदर। वहां कोई फसाद नहीं है, मतलब कोई वैसे जैसे महाराष्ट्र के अंदर हम देखते हैं मराठी मानुस का चीजें देखते हैं, वहां पर नॉर्थ इंडियंस का काफी ज्यादा स्टेट है। क्या कर्नाटका में देखते हैं नॉर्थ इंडियन के ऊपर हिंदी नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। गुजरात ऐसा स्टेट है, मल्टी लैंग्वेज स्टेट है, हर स्टेट के लोग जाते हैं और गुजरात एक मॉडल है पूरे इंडिया के लिए। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर इसको देखा जा सकता है कि जैसे दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जो उससे कनेक्टेड जो सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर एक तरह से इंफ्रा वाइज अगर देखा जाए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम होती है डेंस पॉपुलेशन की वजह से।
सारी चीज़ों को फुलफिल करना, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक तरह की ये जो पहल है वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। सर, अगर दूसरे राज्यों के लिहाज से भी देखा जाए तो सैटेलाइट टाउनशिप वहाँ पर भी आनी चाहिए, खासतौर पर मेट्रो सिटीज़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो। और प्लस लखनऊ के भी मुझे याद आ रहा है कि LMR वहाँ पर शायद उसका भी प्रोजेक्ट एक तरह से प्रपोज किया गया है। राइट, प्रपोज किया गया है और काफी गवर्नमेंट्स और भी गवर्नमेंट्स ले रही। रायपुर देखोगे, न्यू रायपुर के नाम से अभी अर्बन सिटी डेवलप हो रहा है, न्यू रायपुर के नाम से छत्तीसगढ़ के अंदर। सेम आप इंदौर में देखोगे, इंदौर उज्जैन रोड के ऊपर काफी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके आ रही है। गवर्नमेंट का फायदा होता है, गवर्नमेंट को डेवलप करना आसान होता है, लैंड एक्विजिशन बहुत आसान से ग्रीन फील्ड में हो जाती है। तो आई थिंक बहुत अच्छा स्टेप है और गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, सेम बाकी गवर्नमेंट भी स्टेप ले तो। और सैटेलाइट टाउनशिप को हमें प्रमोट करना चाहिए। उसका रीजन क्या है? अर्बन सिटीज काफी पॉपुलेटेड हो चुकी है सर, और ज्यादा ओवर पॉपुलेशन चीजें को बहुत खराब करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, एनसीआर में आपका गाजियाबाद भी है, फरीदाबाद भी है, कुंडली भी है, बहादुरगढ़ भी है, गुड़गांव भी है। लेकिन जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर डेवलपमेंट हो पाई, वो किसी और शहर में नहीं हो पाई। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड मैप के अंदर है। कहीं ना कहीं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, अच्छी कनेक्टिविटी है। सेम यमुना एक्सप्रेसवे, आज यमुना एक्सप्रेसवे गवर्नमेंट ग्रीनफील्ड की तरह, सैटेलाइट टाउनशिप की तरह डेवलप कर रही है। तो मेरा मानना है कि यमुना में जिस 10 साल में डेवलपमेंट हुई है और आने वाले 10 साल में जो डेवलप हो पाएगी, उसका रीजन है ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के नाम पर। तो आने वाले दिनों में और भी राज्यों किस ओर से यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, जैसे कि लखनऊ LMR, दिल्ली NCR और जो गुजरात ने जो फैसला लिया है वो तो खैर एक माइलस्टोन यहाँ पर होता ही है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 150 के स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट को शर्तों के साथ कंडीशनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी कि OC जारी कर दिया है, जिससे लंबे समय से रुका ये प्रोजेक्ट फिर से गति पकड़ सकेगा। इससे लगभग 20,000 घर खरीदारों को राहत मिली है और रजिस्ट्री का रास्ता जो है वो खुल गया है। डेवलपर लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस को अदालत की शर्तों के तहत बकाया राशि का एक हिस्सा पहले 2 महीनों में जमा करना है और बाकी किश्तें 3 साल में चुकानी है। ये कदम 5 साल से ज्यादा समय से रुके प्रोजेक्ट और घर खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत बताई जा रही है। सर, इस खबर पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? सर, डिसीजन बहुत सारे डिसीजन है, लेकिन मैं अगेन समझाता हूँ, डिसीजन लेने में बहुत लेट लेते हैं हम लोग, बहुत काफी लेट डिसीजन आता है। लेकिन हाँ, इस सारे बहुत काफी अप्रिशिएटेड वाला डिसीजन है। इससे हजारों होम बायर्स के लिए रास्ता साफ होगा। होम बायर्स ने प्रॉपर्टी ली थी, रेरा रजिस्टर्ड था प्रॉपर्टी, लोगों ने ली, आज रजिस्ट्री नहीं हो पा रही उन फ्लैटों की, ना वो रीसेल कर पा रहे हैं, ना वो उस पर लोन ले पा रहे हैं। इससे मार्केट में बायर कॉन्फिडेंस भी काफी कम हुआ था। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैसला ये लिया, 3 साल में स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करनी है, तो नोएडा अथॉरिटी इसमें टेंडर निकालेगी और जितने डेवलपर्स से को डेवलपर्स है, उनको सबको 3 साल की किस्तों के अंदर पेमेंट जमा करना है। इस एक तो उनको डीम OC मिल जाएगी, तो रजिस्ट्री कल से स्टार्ट हो जाएगी, जो भी गवर्नमेंट अभी स्टेप लेगी नोएडा अथॉरिटी। लेकिन 3 साल के अंदर जो स्पोर्ट्स एमिनिटी जो डेवलप होनी थी, जिसके नाम पर स्पोर्ट्स सिटी बेचा गया था, जो कि नियम से नोएडा अथॉरिटी को बनानी चाहिए थी, सेक्टर 79, सेक्टर 150 और सेक्टर 152, ये 3 स्पोर्ट्स सिटी है नोएडा के अंदर, जिसको डेवलप करना था, प्राइवेट सेक्टर्स को डेवलप करना था। तो आई थिंक ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है। 150 हो या 79 हो, क्या चाहे 152 हो, ये फैसले से काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगी होम बायर्स के अंदर और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। काफी आज आज लोगों के कॉन्फिडेंस नहीं है कि भैया रेरा आने के बाद भी मुझे रजिस्ट्री मिलने की गारंटी नहीं है। लेकिन इस फैसले से, सुप्रीम कोर्ट की वजह से, आज होम बायर्स के अंदर भी और डेवलपर्स के अंदर भी, मैं बोलूंगा डेवलपर से लोटस नहीं था इसके अंदर, लोटस ने लैंड बेची थी प्राइवेट डेवलपर्स को, चाहे वो गोदरेज हो, टाटा हो, ये से कोई भी हो, उनकी कोई गलती नहीं थी उसके अंदर, उनके बायर्स भी आज फंसे हुए हैं। तो उन बायर्स के लिए भी काफी अच्छा फैसला है। तो बायर्स के लिए भी एक तरह से बहुत अच्छा फैसला है। और सर, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर इस साल कोई प्रॉपर्टी खरीदने की अगर सोच रहा है, ये सब एक तरह से उदाहरण भी हैं उनके लिए कि मतलब जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो फिर कई सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपके लिहाज से सर कौन से ऐसे 3 टिक्स हैं जिसको जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो ध्यान रखें, और कौन से 3 रेड फ्लैग्स हैं जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो इनसे बचें? तो सबसे पहले ये अपना बजट तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में कई होम बायर्स में देखता हूं कि बजट तय नहीं करते अपना, वो कोई भी प्रॉपर्टी फैसला ले लेते हैं और जब एंड मोमेंट में जब पैसा नहीं दे पाते तो बिल्डर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं या फ्लैट कैंसिलेशन में जाता है। तो उन चीजों से बचो। सेकेंड चीज, जो जो पंडित है, जो मैं बोलूंगा प्रॉपर्टी पंडित है, जो 1 या 2 प्रॉपर्टी बेच के अपने को पंडित समझते हैं, उस एरिया का एक्सपर्ट समझते हैं, तो मेरे ख्याल से उन वीडियो से बचो आप। क्योंकि कई बार क्या करते हैं वो पंडित, प्रॉपर्टी ये बहुत बताते, गुणगान गाते हैं और प्रॉपर्टी खुद बेच नहीं पाते हैं, ब्रोकरेज नहीं कमा पाते हैं, तो उसके लिए बहुत बुराई करते हैं। तो उनसे बचना बहुत इंपॉर्टेंट है पंडितों से। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए और अपने दिमाग लगाइए, अपनी चीजें खुद वेरीफाई कीजिए। आप कंसल्टेंसी लीजिए, लेकिन अच्छी कंसल्टेंसी लीजिए जो एक टॉप मार्केट का एरिया का बंदा हो, क्या टॉप डेवलपर लीजिए, A+ डेवलपर लीजिए।
अगर आपका बजट नहीं है, मत खरीदिए प्रॉपर्टी, सरकारी फ्लैट ले लीजिए, लेकिन स्कैम में मत फंसिए। अभी आज के दिन में हो क्या रहा है सर, प्रॉपर्टी स्कैम बहुत चल रही है, जैसे मैंने बताया आपको। जेवर के अंदर स्पेशली बताऊं, यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर काफी प्लॉटिंग कट रही है वहां पर। इसके अलावा भूमाफियाओं ने फ्री होल्ड के नाम पर बहुत प्रॉपर्टी बेची है। अगेन समझाता हूं, कंसल्टेंसी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेरा रजिस्टर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, आप कृपया उस प्रॉपर्टी को मत लीजिए। सेकंड चीज, उसके रेरा के अंदर भी देखो एस्क्रो अकाउंट है कि नहीं है, उसके सारे अथॉरिटी के क्लियरेंस एवरीथिंग है कि नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कनेक्टिविटी कैसी है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, बिल्डर ने पुराने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए नहीं किए, उस मेंटेनेंस कैसी सोसाइटी के अंदर, आज का रेट क्या है, आपके हिडन चार्जेस आपको बताया नहीं बताया गया, वो सारी चीजें बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ड्राफ्ट एग्रीमेंट, आप जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो साइन करोगे बिल्डर का एग्रीमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेरा की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, और वही एग्रीमेंट वो 10% ऑफ द पेमेंट सेल में आपको देना आवरी है। 10% में बिल्डर को देना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीमेंट टू सेल। कई बार बिल्डर देते नहीं है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए आपको। तो कई पॉइंटर्स इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं सेकंड चीज अगेन समझाता हूं, आप जल्दबाजी मत कीजिए प्रॉपर्टी लेने के लिए। टेक योर टाइम, टेक योर डिसीजन आउट देयर, कोई हड़बड़ी नहीं हो रही है। प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ रही है, वो हवा में बढ़ रही है, लेकिन हकीकत में नहीं बढ़ेगी। हकीकत में जिस टाइम में खरीदना है वो मिलेगी प्रॉपर्टी आपको। वेल सेड सर। और इस जो आपने जो पूरी यहाँ पर एक तरह से राय जो दी है हमारे दर्शकों को इस साल के लिए, यहाँ पर जो टिक मार्क्स बताए हैं, रेड फ्लैग्स बताए हैं, उन सबको मैं एक तरह से इसका पूरा एक चंक निकाल के अलग से डाल लूँगा, तो मेरे ख्याल से दर्शकों को थोड़ा सा और आसानी होगी उसको समझने के लिए। बार बार वो देखें जब भी प्रॉपर्टी खरीदने जाएँ तो इस वीडियो को, इन बातों को यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें। सर आज आपने समय दिया मोहित सर, और उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर खबर का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड होप टू सी यू अगेन इन सम एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी जंक्शन। Wish you the same and to the viewers of the bonus, and thank you so much for inviting me. सेम है सर। तो आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये कवरेज जो है वो आपको पसंद आई होगी। ये शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।